हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाता है और ये पूरे इंडिया में लागू होता है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। और ये कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। इसके बाद देखते हैं ऑफ़र के बारे में। ये आता है सेक्शन 2A में। ऑफ़र क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा बताता है किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए या फिर ना करने के लिए उस दूसरे व्यक्ति की सहमति के लिए, तो उसे हम ऑफ़र कहते हैं या फिर प्रपोजल भी इसको कहा जाता है। सपोज दैट ए एक व्यक्ति है जिसने बी को ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 4 लाख रुपए में। तो ये ए की जो इच्छा है कि वो बी उसकी कार खरीदे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ़र। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेक्शन 2B देखते हैं, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस आता है सेक्शन 2B में। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। तो जो व्यक्ति जिसको ऑफ़र दिया जाता है, जब वह अपनी एसेंट देता है, अपनी राय बताता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकेम प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे बी जब एक्सेप्ट करेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, तो इसका एक्सेप्टेंस होगा, जो आता है सेक्शन 2B में। तो ये जो सेक्शन 2 है, 2 में जितनी भी डिफिनीशन दी है, ये सारी डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको ज़रूर जो है। अब देखते हैं सेक्शन 2C। सेक्शन 2C में क्या कहा गया? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में बताया गया है। तो प्रॉमिसर कौन होता है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। तो जो व्यक्ति ऑफ़र देता है या प्रपोजल देता है उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा उसे हम प्रॉमिसी कहेंगे। तो ए यहाँ पे क्या था? प्रॉमिसर, और बी क्या हो जाएगा? प्रॉमिसी। इसके बाद देखते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आता है सेक्शन 2D में। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और अब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। जब प्रॉमिसर की इच्छा पे, प्रॉमिसर या फिर ऑफर जो भी ऑफ़र करता है, जब प्रॉमिसी कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है और उस चीज़ के लिए करता है, या फिर करने या ना करने का वादा करता है, या फिर जो कार्य हो चुका है या फिर जो होगा, तो उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं, प्रतिफल जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो सपोज दैट जैसे ए ने ऑफ़र किया बी को, तो इसने ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें अपनी कार 4 लाख में बेचूंगा, तो अमाउंट जो है 4 लाख, ये आपका क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन, प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और कंसिडरेशन 3 प्रकार से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 तरह के कंसिडरेशन होते हैं, वो आगे हम समझेंगे डिटेल में। जब कंसिडरेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन के बारे में। एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट क्या होता है? ये आता है सेक्शन 2E में। जितनी भी डिफिनीशन बता रहे हैं, इन सारे के सेक्शन आप ज़रूर याद रखें। सेक्शन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है MCQ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर याद रखें।
तो एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जो अभी पीछे हमने देखा ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में, तो वहाँ पे प्रॉमिस हुआ, उसके बाद प्रॉमिस में पहले ऑफ़र हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद कंसिडरेशन आया। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके बनाती हैं एग्रीमेंट। पहले ऑफ़र होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर उसमें कंसिडरेशन भी रहेगा, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट बन जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस आता है सेक्शन 2F में। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल में समझा ए और बी के एवज में, तो ए क्या कह रहा है कि मैं 4 लाख में तुम्हें अपनी कार दूंगा, ठीक है। तो अगर बी 4 लाख रुपए देगा तो ए क्या देगा, अपनी कार देगा उसको। तो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 2G में क्या है, वॉइड क्या होता है। एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो एग्रीमेंट अभी बना सेक्शन 2E में, अगर वो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाएगा। तो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल होने चाहिए सारे एग्रीमेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, अदरवाइज वॉइड हो जाएंगे। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन देखेंगे सेक्शन 2H में। तो सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट डिफिनीशन, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो इन्फोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 में आता है, जो कि डिटेल में जब इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे। बस अभी इतना जान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का इन्फोर्सिएबल होना ज़रूरी होता है। अब देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये आता है सेक्शन 2I में। इसमें क्या कहा गया है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or other is a voidable contract। voidable contract क्या होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है स्टार्टिंग में तो वैलिड रहता है, लेकिन वो किसी एक पार्टी के लिए वैलिड नहीं है। सपोज दैट कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से बनाया गया, या फिर किसी आगे दूसरी पार्टी का इंटेंशन ही नहीं उसको परफॉर्म करने का, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आएगा सेक्शन 2I में। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 2J। 2J में क्या कहा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। तो वह कॉन्ट्रैक्ट तब तक वाइड रहेगा जब तक वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो जाता। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी ज़रूरी है सेक्शन। अब इसको हम लोग चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफ़र होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, वो क्या बनेगा, प्रॉमिस। फिर जब उसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाएगा तो वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। सेक्शन 2E में डिफाइंड है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बन गया, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। तो वही एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल हो जाएगा बाय लॉ तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H। तो ये पूरा चार्ट के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ और देखते हैं नीचे, ऑफरर और प्रॉमिसर दोनों एक ही लोग होते हैं। प्रॉमिसर को ऑफरर भी कहा जाता है और प्रॉमिसी को एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट करेगा उसको प्रॉमिसी कहेंगे, और जो प्रपोजल देगा ऑफरर भी कहते हैं और प्रॉमिसर भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपके कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। और आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर हैं पार्ट फर्स्ट के, वो 1 बाय 1 करके हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो सारे कवर करेंगे। और आपको अगर पार्ट 2 की वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, पार्ट 2 की सारी वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, एक सीरीज़ पूरी इसमें अपलोडेड है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।